दोस्तों, मौजूदा राजनीतिक दौर का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का तिलिस्म टूट चुका है। जाहिर है कि यदि तिलिस्म नहीं टूटा होता तो क्या कांग्रेस, आप और टीएमसी समेत समूचा विपक्ष मोदी जी पर सीधे राजनीतिक प्रहार करने की हिम्मत जुटा पाता। मसलन मोदी जी की डिग्री दिखाने की मांग, मोदी जी की जो डिग्री कभी अमित शाह ने दिखाई थी उसे फर्जी करार देने की बात, मोदी जी और अडानी के बीच का रिश्ता बताने की मांग, अडानी के मसले पर चुप्पी तोड़ने की मांग, अडानी की संपत्ति को खुद मोदी जी की संपत्ति बताने की जरूरत, अडानी को मोदी जी के बिजनेस का सिर्फ मैनेजर बताने और प्रॉफिट में से 15-20% अडानी को देने की बात इन सीधे प्रहारों के ताज़ा उदाहरण है। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी जी को ऐसे राजनीतिक प्रहार झेलने को विवश होना पड़ रहा है। वैसे मोदी जी भी कई सालों से कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करते रहे हैं। विपक्ष का शायद ही ऐसा कोई दिग्गज नेता रहा होगा जिसके सीने में मोदी जी ने किए प्रहारों की कसक नहीं होगी। मोदी जी के प्रहारों के केंद्र बिंदु में अमूमन इन नेताओं की व्यक्तिगत, पारिवारिक, राजनीतिक, फाइनेंशियल आदि मामलों से संबंधित कमजोरियां व कमियां ही रही है। मतलब विपक्ष की कमियों और कमजोरियों पर किसी भी तरह से कड़ा प्रहार करने की टेक्निक को मोदी जी अपना ब्रह्मास्त्र मानते रहे। विपक्ष के नेता कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने या मोदी के खिलाफ सर उठाने की गुस्ताखी करने पर नरेंद्र मोदी ने इस ब्रह्मास्त्र को चलाने में कभी कोई झिझक नहीं की। वे इस ब्रह्मास्त्र को चलाते रहे और विपक्ष को उसकी कमजोरियों व कमियों के लिए भयभीत कर परास्त करने की चाल चलते रहे। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स या कभी स्थानीय पुलिस के खौफ, तो कभी मोदी की व्यंग्यात्मक भाषा से डरे, सहमे और भय के साए में जीने वाले विपक्ष को हाल ही की घटनाओं से काफ़ी संबल मिला लगता है। दिलचस्प बात तो यह है कि विपक्ष अब मोदी जी का ब्रह्मास्त्र मोदी जी पर ही चला रहा है। जोश खरोश से लबरेज विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर सीधे राजनीतिक प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है विपक्ष मान रहा हो कि इन्हीं प्रहारों से मोदी को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव और इसके बाद 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। वैसे अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, पर रिपोर्ट आने के बाद तिलिस्म टूटने की शुरुआत हो गई हो ऐसा लग रहा है। जब विपक्ष के तमाम सवालों पर मोदी जी ने चुप्पी साध ली तो विपक्ष को लगा कि दाल में कुछ काला है। फिर संसद में जब राहुल गांधी ने मोदी जी और अडानी के रिश्ते को लेकर जो सवाल दागे तो मोदी जी का आग बबूला होना लाजिमी था। फिर तो मोदी जी ने एक अकेला सब पर भारी वाला जो बयान दिया तो ट्रेजरी बेंच के सदस्य खूब तालियां बजा बजा कर मोदी जी में जोश भरने में पीछे नहीं रहे। तब जोश से लबरेज मोदी जी ने सीना ठोकते हुए एक अकेला सब पर भारी वाला जो बयान दिया वह दरअसल उन्हीं पर भारी पड़ गया। इसी बयान ने विपक्ष को इस बात का एहसास करा दिया कि दाल में कुछ काला तो क्या, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। मोदी जी ने जेपीसी गठित करने की मांग को अनसुना कर दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत विपक्ष ने मोदी जी और अडानी के बीच के रिश्तों को लेकर जो सवाल दागे उन्हें बहुत हल्के में लिया, चुप्पी साध ली और कोई जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण का भी अधिकांश हिस्सा संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर करवा दिया। फिर तो ट्रेजरी बेंच की ओर से ही राहुल से माफ़ी मंगवाने को लेकर संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने की शुरुआत कर दी गई। विपक्ष संसद में और संसद से बाहर लगातार जेपीसी की मांग करता रहा। एक बार तो
संसद ही म्यूट हो गया। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक निचली अदालत में चल रहे मामले में जजमेंट आ गया, जिसमें राहुल को 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई। फैसला आते ही लोकसभा का सचिवालय तुरंत हरकत में आया और स्पीकर ने सांसद राहुल गांधी की सांसदी ही बर्खास्त कर दी। राहुल का अपना सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इन तमाम घटनाओं से विपक्ष पूरी तरह उद्वेलित हो गया और मोदी जी पर हमलावर हो गया। बहरहाल यूं कहा जाए कि मोदी जी के मौजूदा हालात के लिए खुद मोदी जी ही जिम्मेदार हैं और विपक्ष ने तो सिर्फ मोदी जी का अनुसरण किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का खास आग्रह है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।